हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। और आज का ही आपका जो लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। लेक्चर नंबर 1 हमने आपको इसका सिलेबस और इसकी जो अदर डिटेल्स थी वो हमने आपको बता दी थी। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। ठीक है, तो आज इसमें हम आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहले चैप्टर का नाम है यहाँ पर, देखिए पहले चैप्टर का यहाँ पर नाम है बिल्डिंग एस्टिमेट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बिल्डिंग एस्टिमेट। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको भवन आगणक। भवन आगणक, गणक नहीं गणन कहते हैं। ठीक है, भवन आगणन कहते हैं। ठीक है, बिल्डिंग एस्टिमेट ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले। सबसे पहले हम लोग चूंकि एस्टिमेट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि एस्टिमेट कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग आपको बताते हैं। एस्टिमेट इसको बोलते हैं आगणन। ठीक है, देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा। ठीक है, आपको जो उनसे भी कंफर्टेबल हो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एस्टिमेट होता क्या है। देखिए मान लीजिए आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आप लोग अपना घर ही बनाना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आपका कि कोई फाउंडेशन है, फाउंडेशन बनाना चाहते हैं आप। फाउंडेशन में आपका कितना एक्सकवेशन होने वाला है, उसमें कितनी ब्रिक वर्क लगने वाली, कंक्रीट या फिर एनफोर्समेंट कितना लगता है, उन सभी की एक, और नीचे से लेके यानी कि फाउंडेशन लेकर टॉप तक जाते हैं, कि आपका जो सुपर स्ट्रक्चर होती है टोटल बनती है। ठीक है, तो जो टोटल बनती है उसकी जो एस्टिमेट निकालते हैं हम लोग, यानी कि उसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनने से पहले हम लोग कुछ एनालिसिस कर लेते हैं कॉस्ट की कि कितनी बनने वाली है। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर एस्टिमेशन कहते हैं। देखिए मैं डेफिनेशन से बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ एस्टिमेशन। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। एस्टिमेशन किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत होती है। अनुमानित लागत होती है, जो कि स्ट्रक्चर यानी कि आपका जो बिल्डिंग है उससे बनने से पहले तैयार की जाती है। ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर बनने से पहले तैयार की जाती है। ठीक है, बनने से पहले तैयार किया जाता है, की जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग एस्टिमेट कहते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, एस्टिमेशन किसी भी प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत होती है, यानी कि अनुमानित, जो कि हम लोगों ने कुछ एनालिसिस करके मान ली गई है कि इस बिल्डिंग में इतनी कॉस्ट आने वाली है, उसको बोलते हैं अनुमानित। ठीक है, अनुमानित लागत होती है जो कि स्ट्रक्चर के बनने से पहले तैयार की जाती है, यानी कि स्ट्रक्चर अभी बनी नहीं है, स्ट्रक्चर बनने से पहले ही हम लोगों ने कुछ एस्टिमेट कर लिया है, तो उसी को यहाँ पर एस्टिमेट कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा एस्टिमेट की डिफिनेशन। ठीक है, अब देखिए, अब एस्टिमेशन बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो आपकी बुक में होते हैं केवल 2 ही प्रकार के एस्टिमेशन होते हैं। एक तो आपका प्रीलिमिनरी एस्टिमेट होता है और एक आपका डिटेल एस्टिमेट होता है। ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ मेजरमेंट्स की यूनिट्स बताना चाहेंगे, ताकि आपको अच्छे से फिर जो आपकी टाइप ऑफ एस्टिमेट पढ़ेंगे वे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका आपको अगर PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए सबसे पहले आप लोगों को एक हेडिंग डालनी होगी, लिखिए द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, the units of measurement for various work सॉरी आइटम लिख लीजिए, आइटम ऑफ वर्क्स एंड मटेरियल। ठीक है, आप थोड़ा देख लीजिए, राइटिंग पे मत जाइएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि अलग अलग कार्य और आपके जो मटेरियल के पदार्थ होते हैं उनकी जो यूनिट्स होती है उनको हम लोग किस चीज में मापते हैं। यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ, देखिए मान लीजिए आप लोग अपना मकान घर बना रहे हैं, ठीक है, और उसमें आपको ब्रिक्स की आवश्यकता पड़ती है, तो ब्रिक्स आपको कैसे मंगाते हैं, ऐसे तो नहीं मंगाते हैं कि आप इतनी ब्रिक्स ले आइए या इतनी ब्रिक्स ले आइए। आप लोग क्या करते हैं, उसको नंबर्स में बताते हैं कि आप लोग हमारे लिए इतने हजार या इतने हजारों या सैकड़ों में बताते हैं आप लोग, ठीक है, कितनी आप ब्रिक्स ले आइए। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कि आप लोग अपना रेनफोर्समेंट यानी कि सरिया मंगाते हैं, उसको आप लोग क्विंटल में मंगाते हैं। जैसे कि आप लोग सीमेंट मंगाते हैं, सीमेंट आपके 1-2 किलो में नहीं मंगाते, आप उनको पूरे बैग के बैग में मंगवाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को इसके लिए एक टेबल बना लेनी होगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिख लेना है आपको पार्टिकुलर ऑफ आइटम्स। ठीक है, ठीक है, इसके पहले लिख लेना यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तीसरा लिख लीजिए यूनिट ऑफ पेमेंट। देखिए कैसे, आप लोगों को ये टेबल बना के चलनी है। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग जो भी आइटम होगा हमारा, जैसे कि हमारे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। फाउंडेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग खुदाई करते हैं। ठीक है, उसकी हम लोग जो यूनिट होती है, यानी कि उसको किस में मापने हैं उसे यहाँ पर लिखेंगे, और उसकी जो पेमेंट होती है वो किस प्रकार से करते हैं वो यहाँ पर भी देखेंगे। ठीक है, देखिए तो शुरू कर लेते हैं। देखिए हम लोग फाउंडेशन से ही शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आप अपनी फाउंडेशन की खुदाई करवाते हैं, यानी कि एक्सकवेशन करवाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग अर्थवर्क। देखिए ध्यान से, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन, ठीक है, देखिए अर्थवर्क को क्या बोलते हैं, यानी कि जो मिट्टी है आपकी, ठीक है, यानी कि अर्थ पर जो कार्य कर रहा है। इन एक्सकवेशन बोलते हैं खुदाई को, इन फाउंडेशन यानी कि फाउंडेशन में जो आपकी मिट्टी का खुदाई का कार्य है उसको हम लोग किस चीज में मापते हैं, यानी कि यूनिट क्या है उसकी। ठीक है, तो उसकी जो यूनिट होती है क्यूबिक मीटर, और क्यूबिक मीटर को या तो ऐसे लिख दीजिए या फिर आप लोग मीटर क्यूब ऐसे लिख दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, और पेमेंट किस में करते हैं, पेमेंट भी हम लोग करते हैं क्यूबिक मीटर पर रुपए, यानी कि इतने रुपए में इतना क्यूबिक मीटर काम होएगा। ठीक है, सॉरी ये उल्टा हो चुका है, रुपए पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, यानी कि कैसे होगा, मान लीजिए आपने 10 क्यूबिक मीटर की खुदाई की है। ठीक है, मान लीजिए आपने 10 मीटर क्यूब की खुदाई की है, और आपका जो एक यूनिट को, आपकी जो 1 मीटर क्यूब की पेमेंट है वो 100 रुपये है। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपये है, तो 10 की कितनी हो जाएगी, 1000 रुपये हो जाएगी सीधे सीधे। ठीक है, यहाँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए
इससे अगला क्या आता है, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन। फिर क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग फाउंडेशन की खुदाई कर लेते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसमें, फिर हम लोग इसको फिलिंग करवाते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे ही हम लोगों ने एक्सकवेशन खुदाई की और उसमें हम लोगों ने अपनी जो फाउंडेशन थी वो बना दी, बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं उसको दोबारा से बंद कर देते हैं, यानी कि उसकी फिलिंग कर देते हैं। तो उसमें लिखिएगा अर्थ फिलिंग इन, दूसरे नंबर पर एक पॉइंट यहाँ डाल लीजिए, दूसरा डाल लीजिए अर्थ फिलिंग इन एक्सकावेशन। फिलिंग बोलते उसको भरना, ठीक है, इन एक्सकावेशन। ए ट्रेंच, यानी कि गड्ढों में भरना। देखो हम लोगों ने जो खुदाई की वो मीटर क्यूब में की, तो जब हम उसको वापस से भरेंगे तो वो भी हम लोग उसको क्यूबिक मीटर में ही भरेंगे या मीटर क्यूब, और उसकी जो पेमेंट होगी वो भी सेम इसी में हो जाएगी, रुपए पर क्यूबिक मीटर। समझ पा रहे होंगे आप लोग, उम्मीद है। ठीक है, और इसमें आप लोग क्या क्या करवा सकते हैं, आप इसमें मिट्टी भी भरवा सकते हैं जो आपकी इसमें एक्सकवेशन से निकली है। ठीक है, या फिर आप इसमें अलग से सैंड भी भरवा सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो अगर आपको सैंड की फिलिंग करानी है, देखिए इसमें तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, सैंड फिलिंग। यानी कि आप लोग मिट्टी की जगह उसमें सैंड को भर रहे हैं, सैंड बोलते हैं रेत। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेत। और उसकी जो भराई होती है ये भी क्यूबिक मीटर में ही होती है, और उसकी जो पेमेंट होती है वो भी रुपए पर क्यूबिक मीटर में ही होती है। ठीक है, आप अभी के लिए इसको लिख लीजिए। देखिए आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। देखिए इन्हें बताने का बहुत ही बड़ा फायदा होगा आपको, क्योंकि आगे की जो यूनिट्स और मेजरमेंट होगी, क्योंकि जब हम लोग टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको बहुत हेल्प करेंगी और ये आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम आपको केवल द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ही कराएंगे। इससे अगले वीडियो में हम आपको क्या कराएंगे, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट करवाएंगे सभी प्रकार के, और बहुत अच्छे से कराएंगे, जो कि आपको पेड कोर्सेज में बताए जाते हैं। ठीक है, बस आप देखते रहिए। चौथा पॉइंट डाल लीजिए, जल्दी से कर लीजिए थोड़ा, ताकि वीडियो ज़्यादा ना बड़ी बन पाए। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए हम लोगों ने लाइम या सीमेंट की फिलिंग करवा दी, सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, फाउंडेशन के ऊपर ही। तो इसकी देखिए जब भी कंक्रीट शब्द आ जाएगा तो उसमें क्यूबिक मीटर में ही काम चलता है आपका। ठीक है, और उसमें जो पेमेंट होती है वो भी रुपए पर क्यूबिक मीटर में ही होती है। ठीक है, फिर आगे देखिए, फिर आप लोग करवाते हैं आरसीसी का काम। आरसीसी क्या होता है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, इसका जो देखिए मैंने बोला जब भी कंक्रीट शब्द आ जाएगा तो वो क्यूबिक मीटर में ही काम चलेगा, ये भी क्यूबिक मीटर में हो जाएगा। इसकी जो पेमेंट होगी वो भी रुपए पर क्यूबिक मीटर में होगी। ठीक है, फिर आप लोग क्या कराते हैं, उसके बाद आप लोग करा लेते हैं डीपीसी। नाम तो सुना ही होगा डीपीसी, इसका होता है डैम प्रूफ कोर्स, डैम प्रूफ कोर्स। ठीक है, डीपीसी। देखिए डीपीसी जो होती है वो जो हमारी फाउंडेशन होती है वो बनकर तैयार हो जाती है, उसके ऊपर हम लोग कुछ मोटाई में एक सीमेंट की लेयर बिछवा देते हैं, सीमेंट कंक्रीट की लेयर बिछवा देते हैं, उसी को डीपीसी बोलते हैं। आगे इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो यूनिट्स होती है यानी उसको किस चीज़ में मापते हैं डीपीसी को, उसको हम लोग स्क्वायर मीटर में मापते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको मापते हैं मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी जो पेमेंट होगी वो भी रुपए पर मीटर स्क्वायर में होगी या फिर स्क्वायर मीटर में होगी। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। फिर
और इसको एक चीज और बोल देते हैं टीपीसी को, इसकी जो थिकनेस होती है वो स्पेसिफाइड होती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर थिकनेस स्पेसिफाइड। ठीक है, थिकनेस स्पेसिफाइड का क्या मतलब होता है? देखिए, मतलब कि जिसकी डायमेंशंस या फिर थिकनेस वो पहले से निर्धारित की हुई है, उसको ही बोलते हैं हम लोग थिकनेस स्पेसिफाइड। ठीक है, अगला देख लीजिए। इसके बाद हम लोग करवाते हैं ब्रिक वर्क मैसोनरी। 7 नंबर लिख लीजिए, ब्रिक वर्क मैसोनरी। इसको क्या बोलते हैं? ब्रिक यानी कि ईंटें, वर्क काम, मैसोनरी यानी कि चिनाई, यानी कि जो ईंटों की चिनाई का कार्य है उसको हम लोग किस चीज में मापते हैं? इसको भी हम लोग क्यूबिक मीटर में मापते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, और उसकी जो पेमेंट होती है वो भी क्यूबिक मीटर में होती है। ठीक है, क्यूबिक मीटर में होती है। फिर आता है आपका हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क आ जाता है आपका 8वें नंबर पे आ जाएगा आपका हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क। ठीक है, इसको माप लेते हैं हम लोग स्क्वायर मीटर में। ठीक है, या फिर मीटर स्क्वायर। इसकी जो पेमेंट होती है वो भी रुपए पर स्क्वायर मीटर में होती है। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क ये क्या होता है? ये नया शब्द आ चुका है जिसमें ईंटों को उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस करके रखते हैं, यानी कि एक एक ईंट के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस करके रखते हैं, उसको ही हम लोग हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क कहते हैं। ये भी हम लोग आपको आगे अच्छे तरह से डिटेल में बताएंगे। ठीक है, बस आप अभी देखते चलिए, आप इसको नोट करिए जल्दी। चलिए, देखिए दोस्तों, मैंने कुछ पहले लिख दिए ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने। आप देखिए ध्यान से, हम लोग करने वाले हैं रीइंफोर्स ब्रिक वर्क। रीइंफोर्स ब्रिक वर्क यानी कि जो हम लोग ईंटों की दीवार बना रहे हैं उसमें हम लोग बीच बीच में क्या रख रहे हैं? सरिया, यानी कि रीइंफोर्समेंट रख रहे हैं, तो उसको बोलेंगे रीइंफोर्समेंट ब्रिक वर्क। इसकी जो मेजरमेंट होती है वो होती है क्यूबिक मीटर। ठीक है, इसमें होती है क्यूबिक मीटर में होती है रुपए, और उसकी जो पेमेंट होती है वो भी रुपए पर क्यूबिक मीटर में होती है। फिर स्टोन मैसोनरी, यानी कि अगर हम लोग पत्थर की चिनाई करते हैं, या आप लोगों ने देखा होता कि पहले होती थी पत्थरों की चिनाई, अब तो काफी नहीं होती है। ये स्टोन मैसोनरी को किस चीज में मापते हैं? इसको भी क्यूबिक मीटर में मापते हैं, और इसकी जो पेमेंट होगी वो रुपए पर क्यूबिक मीटर में ही होगी। ठीक है, फिर वुड वर्क। वुड वर्क में क्या आता है? जैसे कि आपकी खिड़कियां आ गई, चौखट आ गई, आपके दरवाजे आ गए, पल्ले आ गए। ठीक है, ये सारी इनकी जो काम होते हैं वो भी क्यूबिक मीटर में होते हैं, रुपए पर क्यूबिक मीटर में इसकी पेमेंट होती है। फिर आपकी बल्ली आती है, यानी कि प्रॉप्स। बल्ली क्या कहते हैं? जैसे आप लोग अपनी छत डलवाते हैं तो उसके नीचे जो लगती है उसको बल्लियां बोलते हैं। आप लोग कहते हैं जाके कि हमें इतने मीटर की बल्लियां दे दो। ठीक है, तो इसको मापते हैं मीटर में, और उसकी जो यूनिट होती है वो रुपए पर मीटर में मापते हैं, यानी कि पेमेंट इसकी इतने में होती है। फिर आते हैं रोल्ड स्टील आते हैं। ठीक है, इनकी जो मेजरमेंट होता है वो क्विंटल में होता है, यूनिट रुपए पर क्विंटल होता है, यानी कि जो यूनिट होगी, यानी कि जो मेजरमेंट होगी उसी का ही रुपए में पेमेंट होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग वेल्डिंग करा लेते हैं कहीं कहीं, यानी कि स्टील पर जो भी हमारे स्टील के वर्क होते हैं। ठीक है, और जहाँ पर हम लोग हमारे रिवेट या बोल्ट नहीं लग पाते वहाँ पर हम लोग क्या करवा लेते हैं? वेल्डिंग लगवा लेते हैं, और उसकी जो मेजरमेंट होती है उसको सेंटीमीटर में माप लेते हैं। ठीक है, पेमेंट भी इसकी रुपए पर सेंटीमीटर में हो जाएगी। फिर अब हम लोग देखते हैं पाइप का डायमीटर, चाहे प्लास्टिक का हो चाहे आपका स्टील का हो, डायमीटर उसका स्पेसिफाइड होता है, यानी कि इसका डायमीटर पहले से निर्धारित हो रखा होगा। ठीक है, इसको हम लोग किस चीज में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, यानी कि हम लोग कहते हैं जाके दुकानदार के पास कि हमें इतने मीटर का, इतने डायमीटर का पाइप दे दो। ठीक है, तो भी दे देते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो रुपए पर मीटर में ही होती है। रिवेट बोल्ट नट, जब भी हम लोग इनकी जो मेजरमेंट होती है वो क्विंटल में होती है, यूनिट भी क्विंटल में होती है। ठीक है, तो मैं आपको वो लिख देता हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब बाकी के कुछ ये भी है, इनको भी देख लीजिए। देखिए जो स्टील एंड डोर विंडो होते हैं उनका जो मेजरमेंट होता है वो स्क्वायर मीटर में होता है, पेमेंट रुपए पर स्क्वायर मीटर में होती है। ठीक है, फिर आता है आपका टाइल वर्क, यानी कि जो कि आप लोग घरों में टाइल लगवाते हैं उसको हम लोग स्क्वायर मीटर में मापते हैं। ठीक है, पेमेंट भी रुपए पर स्क्वायर मीटर में ही होती है। ठीक है, फिर प्लास्टर, पेंट, कलर वॉशिंग, यानी कि जो दीवार को प्लास्टर करवाते हैं, पेंट करवाते हैं, फिर कलर वाइट वॉशिंग बोल देते हैं, उनकी जो मेजरमेंट होती है वो स्क्वायर मीटर में होती है, रुपए पर स्क्वायर मीटर में इनकी पेमेंट होती है। ठीक है, नंबर सप्लाई ऑफ ब्रिक, यानी कि जब हम ईंटों को मंगवाते हैं तो किस प्रकार से मंगवाते हैं, उनको नंबर्स में मंगवाते हैं, यानी कि इतने हजार, इतने लाख हम लोगों का ईंटें चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो पेमेंट भी होती है वो इतने रुपए पर नंबर में होती है। ठीक है, सप्लाई ऑफ सीमेंट, सीमेंट किस प्रकार से मंगवाते हैं हम लोग, बैग में मंगवाते हैं, यानी कि कट्टे के कट्टे मंगवाते हैं, उनके पूरे बैग बोलते हैं, पेमेंट होगी रुपए पर बैग से। ठीक है, सप्लाई ऑफ टिम्बर, यानी कि जो टिम्बर लकड़ियां मंगवाते हैं उनको क्यूबिक मीटर में मंगवाते हैं, पेमेंट भी रुपए पर क्यूबिक मीटर में होगी। ठीक है, फिर सप्लाई ऑफ बिटुमिन, यानी कि बिटुमिन हम लोगों को जरूरत पड़ती है तो उसकी जो मेजरमेंट होती है वो टन में होती है, और जो पेमेंट होती है रुपए पर टन में ही होती है। ठीक है, एसी सीट और जीआई सीट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। एसी सीट और जीआई सीट क्या होती है, हम आपको आगे इनको अच्छे से डिटेल में बताएंगे। एसी सीट का मेजरमेंट अभी आप इतना ध्यान रखिए कि एसी सीट का जो मेजरमेंट होता है वो स्क्वायर मीटर में होता है और पेमेंट रुपए पर स्क्वायर मीटर में होती है। ठीक है, जीआई सीट और एसी सीट दोनों में ध्यान रखिए अंतर का। जीआई सीट क्विंटल में मापी जाती है और पेमेंट रुपए पर क्विंटल में होती है, जबकि एसी सीट स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट की जाती है। इलेक्ट्रिकल वायर, यानी कि जो बिजली के तार होते हैं उनको हम लोग किस चीज़ में मंगवाते हैं, मीटर में मंगवाते हैं, कितने मीटर हमको ये वाला वायर दे दो। ठीक है, मीटर में, तो पेमेंट भी रुपए पर मीटर में होती है। सप्लाई ऑफ पेंट वार्निश, ठीक है, उसको हम लोग लीटर में मंगवाते हैं, कितने लीटर की बाल्टी या फिर डिब्बे जो होते हैं उनको हम लोग मंगवाते हैं, उनको मेजरमेंट लीटर में होता है और जो पेमेंट होती है वो भी लीटर के हिसाब से ही होती है। ठीक है, तो ये कुछ आपके अलग अलग आइटम्स थे, उनकी कुछ मेजरमेंट थी, पेमेंट थी। अब जो बाकी के रह चुकी है या फिर अभी आगे आएंगे जो, उनको हम लोग आपको आगे के जो लेक्चर्स होंगे उनमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हालांकि ये इम्पोर्टेंट है, जो कि खास थे वो हम लोगों ने आपको बता दिए। ठीक है, तो इससे अगले वीडियो में हम आपको टाइप्स ऑफ एस्टिमेट पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छे वे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और औरों को भी बताइए कि यहाँ पर आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की फ्री बिल्कुल जो पेड कोर्सेज में कंटेंट दिया जाता है, बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्द।